हेलो बेटा। हम लोग आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मनी सप्लाई के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उस क्लास को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करते हैं और जानते हैं बैंकिंग के बारे में। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा बैंकिंग। बेटा बेसिकली पिछली वीडियो में भी मैं एक चीज़ आपको बता चुका हूँ कि बैंकिंग को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट्स तो क्या, बेसिकली सबसे ऊपर आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिटेलिंग मैंने बताई थी कुछ कुछ कि 1934 में बना है, एक्ट पास हुआ है, लेकिन ये एस्टेब्लिश हुआ है 1935। नेशनलाइजेशन इसका हुआ था, मैंने पहले भी कवर किया था। ये नेशनलाइजेशन इसका हुआ है इन 1949। चलिए बातें बताएंगे। ऑसबॉर्न स्मिथ इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। बात की बातें हैं। अच्छा, आरबीआई के बाद नीचे आते हैं बेटा, क्योंकि आरबीआई पब्लिक डीलिंग नहीं करता, ये पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, इसीलिए इसके नीचे आते हैं बेटा आपके फिर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के अलावा इसके नीचे पेमेंट बैंक भी आते हैं बेटा, अगर मैं बता दूं तो आपको। पेमेंट बैंक, अब ये पेमेंट बैंक क्या है वो समझना। आपको पता है एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, आप एयरटेल की ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। सैमसंग के फोन्स में सैमसंग पे मिनी आता है, ठीक है। ऐसे ही पेटीएम है। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जो कि पेटीएम बैंक के नाम से जाने जाते हैं, और ये सारी चीज़ें आरबीआई के अंडर ही आती है। आरबीआई इनको कंट्रोल करता है। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अभी हमारे एग्जाम का ये पार्ट नहीं है, ठीक है। एग्जाम में अभी हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बिजनेस स्टडी का पार्ट होता है। अभी के लिए हमें सिर्फ कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ना है। अच्छा, इसके अंदर बेटा इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं। इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस या पेटीएम पेमेंट बैंक ये आज हमारा टॉपिक नहीं है बेटा, इसलिए हम लोग इस चीज़ को अभी डिस्कस नहीं करने वाले। सिर्फ मैंने बताया कि सब इसके अंदर ही आता है। हम लोग कमर्शियल बैंक की बात करने वाले हैं, जिसमें आता है एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब इसके अंदर आते हैं। अच्छा बेटा थोड़ी सी वैसे बता दूं, एक टाइम होता था कि कमर्शियल बैंक 21 थे, अब ये 12 पे आ चुके हैं क्योंकि गवर्नमेंट इनको मर्ज कर रही है, ठीक है। और अब ये 12 से भी गवर्नमेंट इनको 4 करने की तैयारी में है, 3 से 4 रहेंगे अब हमारे। मतलब जितने भी आप अभी बैंक्स देखते हो ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, ये वो फलाना तकड़ा, बहुत सारे नाम है, 21 है, ठीक है। और ज़्यादातर सबकी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, जैसे देना बैंक, ठीक है, यूनाइटेड बैंक, तो इस तरह के और भी नाम है, यूको बैंक। तो हो सकता है आपने नाम ना सुने हों इनके, बट अब ये आप सुनेंगे भी नहीं धीरे धीरे, क्योंकि ये मर्ज हो रहे हैं आपस में, एक ही बैंक रह रहा है। जैसे पीएनबी में 2 बैंक मर्ज हो गए, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, बड़ौदा में 2-3 बैंक्स मर्ज हो गए हैं, देना बैंक रहा ही नहीं अब, वो मर्ज हो गया है। तो इस तरीके से मर्ज हो रहे हैं, और बाद में जाके 3 से 4 बैंक रह जाएंगे सिर्फ। ये पहले 21 थे एक टाइम पे, फिर अभी 12 है, और बाद में ये 3 से 4 हो जाएंगे। गवर्नमेंट इस प्रोसेस में चल रही है अभी, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा बैंक इंडिया का ओवरऑल है बेटा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं इसकी, सबसे ज़्यादा एटीएम्स हैं इसके, और बेटा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है ये। मतलब इसको स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई सबसे बड़ा है बेटा, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। मतलब हमारे पूरे देश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसबीआई एंड आईसीआईसीआई, ठीक है। हाँ, एक्सिस बैंक सबसे पहला प्राइवेट बैंक था बेटा, सबसे पहला प्राइवेट बैंक था एक्सिस बैंक। तो कुछ हैं, बहुत बेसिक सा मैंने बता दिया है, एग्ज़ाम में कभी आता नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है। चलिए मेन टॉपिक पे हम लोग आए तो फंक्शंस। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, सबसे पहला बैंक था बेटा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी इसको बोला गया था। ये सबसे पहला बैंक था 17 आई थिंक 74, आई एम नॉट श्योर, बट उसके अराउंड ही ये बैंक खोला था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
या बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अच्छा, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आज हमारा टॉपिक है बेटा। मतलब कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करता है। तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा, कमर्शियल बैंक बेसिकली दो काम करता है। अब कैसे पता चल रहा है, जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना बेटा, तो मैं एसबीआई के बारे में बोल रहा हूँ, पीएनबी के बारे में बोल रहा हूँ, इन सब बैंक्स के काम बता रहा हूँ आपको। ये बात याद रखना माइंड में। तो भाई ये लोग क्या करते हैं कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं बेटा। डिपॉजिट्स मतलब अगर आज मैं बैंक में जाऊँ एसबीआई में और कहूँ यार मेरे अकाउंट में ना 5,000 रुपये जमा कर दो, तो एसबीआई ये नहीं कहेगा जी आज नहीं कर रहे जी, करते ही नहीं हम जमा। बेटा ये इसका मेन फंक्शन है। एसबीआई, पीएनबी, किसी भी बैंक में आप जाइए, अगर आपको अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराने हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देंगे, मना नहीं करेंगे। ये उनका पहला काम है। फंक्शंस का मतलब होता है बेटा वर्क, कि वो क्या काम करते हैं। तो पहला काम है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, और दूसरा काम है बेटा एडवांसिंग लोन। अगर हमें लोन की ज़रूरत है तो हम लोग लोन ले सकते हैं, एडवांसिंग लोन। और लोन बेटा बेसिकली दो पर्पज़ के लिए दिया जाता है, एक कंजम्पशन पर्पज़ और एक प्रोडक्शन पर्पज़। प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे आप प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, कि आपको इन्वेस्ट करना है। तो लोन आपका दो तरीके के, दो पर्पज़ के लिए दिया जा सकता है। अच्छा देखो, मैंने बोला ना बेटा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कार एंड ए टैक्सी। तो भाई कार कंजम्पशन के लिए होती है, टैक्सी देखने में तो दोनों सेम ही होती है एक नंबर प्लेट को छोड़ के। तो ये कंज्यूम करने के लिए है, मतलब पर्सनल है, व्हीकल है, और ये आप अर्निंग के लिए कर रहे हैं उसको यूज। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। चलिए अगर आगे हम लोग बात करें तो बेटा इन्हीं को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। अगर हम लोग ये टॉपिक पढ़ें एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, किस फॉर्म में करता है वो जानना है बेटा। बेटा सबसे पहले तो ये डिमांड डिपॉजिट के उसमें आपकी सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है, जिसको हम लोग करंट अकाउंट, वैसे आप अलग अलग भी करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स, जितने ही पैसे हम रेगुलर बेसिस पे जमा करा के आते हैं ना बेटा बैंक में, वो सारा डिमांड डिपॉजिट होता है। मतलब जब हम डिमांड करेंगे हम अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। मैं आज 5,000 रुपये जमा करा के आऊँ, चाहे 5 मिनट के बाद मैं दोबारा से निकाल लूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी होती हैं डिमांड डिपॉजिट्स। बेटा इसमें ज़्यादातर करंट डिपॉजिट्स को इंक्लूड किया जाता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स को। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में बताऊंगा। एक दूसरा पहले जान लीजिए बेटा, सेविंग अकाउंट होता है, और थर्ड होता है बेटा फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडी। मैं हेडिंग लिख रहा हूँ अभी सिर्फ। फिक्स्ड डिपॉजिट्स को टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं बेटा। अच्छा देखो फ़र्क क्या होता है तीनों में। बेटा एक अकाउंट होता है बिजनेसेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसेस के लिए जो अकाउंट होता है बेटा, उसकी खास बात ये होती है कि बिजनेसमैन जितनी मर्जी बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकता है। एक अकाउंट होता है बेटा नॉर्मल पब्लिक के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट, और ऊपर वाले को बोलते हैं करंट अकाउंट। बिजनेसमैन के लिए जो अकाउंट होता है बेटा उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। और जो अकाउंट बेटा होता है हमारा पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, उसको बोलते हैं बेटा सेविंग अकाउंट। अब दोनों में फ़र्क ये है बेटा कि उसमें हैवी से हैवी ट्रांजैक्शन की जा सकती है। मतलब 2-2 करोड़ रुपए आप एक दिन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, 10 करोड़, 20 करोड़, जितना मर्जी आप अमाउंट वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर आपका करंट अकाउंट है तो। लेकिन बेटा सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे मैं कहूँ एटीएम से 20,000 से ज़्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकते, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। सेविंग में उसमें नहीं है बेटा, क्योंकि बिजनेसमैन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेटा। अच्छा सीधी सी बात है बेटा, बैंक के पास आपका पैसा जितना ज़्यादा वक्त तक रुकेगा उतना ज़्यादा बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। वहाँ पे पैसा रुकने के चांस ही नहीं होते, पता है आज आया कल चला जाएगा। तो
इस अकाउंट पे कभी भी बैंक इंटरेस्ट नहीं देता करंट अकाउंट पे। अभी डिमांड डिपॉजिट टॉपिक को छोड़ दो, करंट अकाउंट पे चलो, नहीं देता बेटा, इसको आप 1 मान लो अभी। तो नहीं देता बिल्कुल भी इंटरेस्ट, लेकिन इस पे इंटरेस्ट देता है बेटा, क्योंकि इसमें पैसा कुछ टाइम के लिए उसके पास रहता है, कम देता है इंटरेस्ट पर देता है। फिक्स डिपॉजिट में आप विड्रॉ नहीं करा सकते बेटा, पैसे को निकाल ही नहीं सकते, इसमें हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है बेटा, क्योंकि बैंक को पता है कि उसके पास वो पैसा बहुत वक्त के लिए रहेगा, तो वो इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा देगा बेटा इस वाले डिपॉजिट्स पे। ऊपर वाले डिपॉजिट्स पे वो इंटरेस्ट आपको बहुत कम देता है, इस पे तो देता ही नहीं है, इस पे बहुत कम देता है, और इस पे सबसे ज़्यादा देता है। अच्छा, वो ऐसा कर क्यों रहा है बेटा? बैंक पता है क्या करता है, देखो, इधर पब्लिक से पैसे लिए एज अ डिपॉजिट, मान लीजिए 1 लाख रुपए मैंने ही जमा कराए, तो मुझे बोला यार आपको 4% इंटरेस्ट दे दूंगा। आगे बेटा यही चीज़ लोन दे दी किसी को, हो सकता है किसी फर्म को दे दिया हो, आगे ही लोन दे दिया बेटा, और लोन दे दिया 10 रुपये पर इंटरेस्ट पे, 1 लाख ही लोन दे दिया आगे। तो हुआ क्या कि यहाँ पे लोन दे दिया और वो भी 10% पे, और यहाँ पे लोन मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा 4% और इंटरेस्ट मिलेगा 10%। फिर उसमें से जितने भी अपने खर्चे हैं निकाल के सारा बैंक का प्रॉफिट। बैंक यही करता है बेटा। तो अगर ये 1 लाख मैंने करंट अकाउंट में जमा कराए हैं, तो ये बैंक बड़ी टेंशन में रहेगा, उसे रहेगा यार मैं आगे लोन दे दूं और ये वापस निकालने आ जाए तो बेटा वो इंटरेस्ट देता ही नहीं करंट अकाउंट पे। सेविंग अकाउंट में अगर होता है ये पैसा, तो बेटा ये मैं 1 लाख पूरे एक साथ तो नहीं निकाल पाता, तो बैंक ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता, बैंक लोन दे देता है आगे, इसलिए वो इस पे इंटरेस्ट देता है हमें बैंक। एफडी में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, पता है कि अगर मैंने ये 1 लाख 1 साल के लिए सबमिट कराए हैं तो ये बैंक इजीली आगे 1 लाख रुपए 1 साल तक लोन दे सकता है, उसे पता है कि ये विड्रॉ नहीं कराएगा। एक्सट्रीम सिचुएशंस में आप करा सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो एफडी तोड़ी जा सकती है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी बेटा। अच्छा, अगर चेक इशू करने की बात करें तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में चेक इशू होता है बेटा, फिक्स डिपॉजिट में चेक इशू नहीं होता है। ठीक है, तो ये खास बातें हैं बेटा। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है बेटा जिसमें इसके फीचर्स भी हैं और उसके फीचर्स भी हैं, मतलब इंटरेस्ट भी मिलता है इसकी तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह, उसमें तो नहीं मिलता इंटरेस्ट, और बेटा ट्रांजैक्शन विड्रॉ भी करा सकते हो करंट अकाउंट की तरह। मतलब ये जो है ना सेविंग अकाउंट, इसमें एफडी वाले फीचर भी होते हैं और करंट अकाउंट वाले फीचर्स भी होते हैं। अब एटीएम जब आप यूज़ करते हैं, समझ आ गया बेटा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्यों लिखा होता है? ये बिजनेसमैन के लिए होता है और ये आपका जर्नल पब्लिक के लिए होता है। चलिए एक बार बुक में देख लेते हैं इस टॉपिक को। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मीनिंग ही जान लेते हैं। मीनिंग क्या है? मीनिंग, कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है क्योंकि पैसे से रिलेटेड है, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड गिवन लोन फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था बेटा दो ही काम है इसके, डिपॉजिट्स जितनी आएंगी वेलकम करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और बाद में लोन देगा, और दो पर्पज़ के लिए, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कार, इन्वेस्टमेंट टैक्सी, समझ गए होगे आई होप। आगे चलते हैं फटाफट। ये देखिए बेटा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी कमर्शियल बैंक जो है वही है बेटा कि एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट्स, और द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज कॉल्ड बोरोइंग रेट। मतलब बैंक जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट देगा ना बेटा, लेगा नहीं आपसे, देगा जब इंटरेस्ट, मतलब जब आपके पैसों पे इंटरेस्ट वो देगा, इज नोन एज बोरोइंग रेट। क्योंकि बैंक के लिए तो ये बोरोइंग है ना बेटा, बैंक ने तो एक तरीके से पब्लिक से पैसा लिया है। अच्छा, 3 तरह है बेटा डिमांड डिपॉजिट, वो डिपॉजिट बेटा ठीक है जिनके लिए चेक इशू किया जा सकता है, और ये करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं। आर दोज डिपॉजिट्स विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड, मतलब जब भी आप डिमांड करोगे ये आपको वापस देना पड़ेगा, मतलब बैंक को वापस करना पड़ेगा। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच डिपॉजिट, इन पे नहीं मिलता बेटा कोई इंटरेस्ट, और मैंने बताया था कि ये बिजनेसमैन के लिए होते हैं। एफडी और टाइम डिपॉजिट भी मैंने बताया था बेटा, एक टाइम पीरियड के लिए इनको पैसा दिया जाता है बैंक्स को, और उसमें आप इसको विड्रॉ नहीं करा सकते, इस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, और इस पर चेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती बेटा, आप इस अमाउंट के लिए चेक इशू नहीं कर सकते। मतलब 5 लाख आपके करंट अकाउंट में है, 5 लाख की एफडी करा रखी है, तो आप सिर्फ 5 लाख के लिए ही चेक इशू कर सकते हैं,
10 लाख के लिए नहीं। बैंक में तो 10 लाख हैं आपके, 5 यहाँ 5 यहाँ, बट 10 लाख के लिए चेक इशू नहीं हो सकता। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स मैंने बताया बेटा, इन दोनों के फीचर होते हैं, मतलब इंटरेस्ट भी मिलता है जस्ट लाइक डिमांड डिपॉजिट, चेक भी इशू कर सकते हैं जस्ट लाइक इंटरेस्ट मिल सकता है जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट, और चेक इशू कर सकते हो जस्ट लाइक डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये आपका फीचर दोनों में मिलता है इसमें सेविंग अकाउंट में। नीचे एक डिफरेंस दिया हुआ है, काफ़ी बार आ भी जाता है ये एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड, जब पैसा निकलवाना चाहो निकलवाओ बैंक से, कोई दिक्कत नहीं, इनको विड्रॉ नहीं कराया जा सकता फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि ये करंट अकाउंट की होती हैं, बिजनेसमैन के लिए होते हैं। टाइम डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है और वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब मर्जी पैसा निकालो, इसको नहीं निकाल सकते एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। चेक फैसिलिटी, इस पे चेक इशू हो सकता है, इस पे नहीं हो सकता। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब क्या सेल परचेज में इसे यूज़ कर सकते हो आप पेटीएम में? हाँ जी, करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स को पेटीएम या गूगल पे से यूज़ किया जा सकता है, बट एफडी के अमाउंट को यूज़ नहीं किया जा सकता। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर हम लोग सेकंड फंक्शन की बात करें बेटा, तो सेकंड फंक्शन है एडवांसिंग लोन, कि लोन देना। अब देखो लोन जो है उससे रिलेटेड 3 बातें यहाँ पे बोल रहा है बेटा। पहले कह रहा है बेसिकली तो गिवन लोन, ठीक है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन ही है, द एडवांस, ठीक है, दे एडवांस एंड अर्न इंटरेस्ट, मतलब लोन देंगे और इंटरेस्ट कमाएंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच दे गिव लोन इज कॉल्ड लेंडिंग रेट, जिस पे डिपॉजिट एक्सेप्ट की थी बोरोइंग रेट, और जिस पे लोन दे रहे हैं लेंडिंग रेट। बैंक्स गिव्स लोन मोस्टली फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, मतलब प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर ये लोन देते हैं, अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी, और कुछ ना कुछ एज अ सिक्योरिटी रखते भी हैं। जैसे घर होम लोन लोगे तो घर के कागज जो हैं, मतलब रजिस्ट्री जो है वो आपको सबमिट करानी पड़ेगी बैंक में एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अच्छा, ऐसा बेटा घर की वैल्यू है 10 लाख, क्या लोन आपको 15 लाख मिल जाएगा? नहीं। अगर 10 लाख के घर पे 15 लाख लोन मिल जाए तो लोन लेने वाला भाग जाएगा बेटा, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया उसे। 10 लाख की प्रॉपर्टी पे आपको लोन 7 लाख या 8 लाख मिलेगा, मतलब जितना आपका कोलेट्रल सिक्योरिटी जो आप जमा करा रहे हो उसकी जो वैल्यू है लोन उससे कम मिलता है। देखो, द अमाउंट ऑफ लोन इज जनरली लेस देन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कैश क्रेडिट, डिमांड लोन या शॉर्ट टर्म लोन, 3 तरह के लोन है, एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए बेटा, ये है एडवांसिंग लोन के 3 पॉइंट्स हमारे। देखो, कैश क्रेडिट में पता है क्या कहता है वो कहता है कि एक सर्टेन लिमिट तक बैंक आपको अलाउ करेगा कि आप लोन ले सकते हो। जैसे मैंने कहा कि SBI बैंक से मैंने लोन लिया 5 लाख का, तो बैंक ना 5 लाख तक की लिमिट दे देगा। ये कुछ क्रेडिट कार्ड की तरह है बेटा, कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख है, मतलब मैं 5 लाख तक का कुछ भी खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए का ही खरीदा है कोई चीज़, तो बेटा मुझे इंटरेस्ट सिर्फ 3 लाख पे देना पड़ेगा, 5 लाख पे नहीं। ये कहता है कि जितनी आपकी एक सर्टेन लिमिट है ना, कि यहाँ तक आप लोन ले सकते हो, तो उसने अगर मेरे को ये कह दिया कि आप SBI से 5 लाख तक का लोन ले सकते हो, ये SBI ने मुझे बोल दिया, उस केस में बेटा, लेकिन मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, यूज में 5 लाख तक कर सकता था अपने बैंक अकाउंट से, लेकिन मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए यूज किए, तो मुझे सिर्फ इंटरेस्ट 3 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। लेकिन जो डिमांड लोन होता है बेटा, वो इससे अलग होता है। डिमांड लोन की खास बात यह है कि इसमें जो आपका लोन अमाउंट है ना, इसमें और इसमें दोनों इकट्ठे बता रहा हूं बेटा, इन दोनों में ही जो आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इन दोनों के लिए कंबाइंड बता रहा हूं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब 5 लाख का आपने लोन लिया तो 5 के 5 लाख आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। आप चाहे 1 लाख भी यूज मत करना, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फुल इंटरेस्ट पेमेंट। ये दोनों के लिए है बेटा, डिमांड लोन के लिए भी और शॉर्ट टर्म लोन के लिए भी। लेकिन डिमांड लोन में बेटा एक फ़र्क होता है इन दोनों में। डिमांड लोन में बैंक जब चाहे
दिए हुए लोन की वैल्यू को वापस ले सकता है। मतलब ये जो लोन 5 लाख दिया हुआ है ना, ये बैंक जब चाहे आपको बोलेगा कि ये पैसा वापस करो। मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होगा। बैंक आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में भी ये कह सकता है कि भाई पैसा वापस करो। इसको बोलते हैं बेटा डिमांड लोन। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन का एक टाइम पीरियड फिक्स होगा कि 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, कुछ ना कुछ फिक्स होगा कि उसी टाइम पीरियड में आपको लोन वापस करना पड़ेगा। लेकिन डिमांड लोन में बेटा वो टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा। एक बार बुक में देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए बेटा, कैश क्रेडिट मैंने बताया था, क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शनड बाय बैंक। एक लिमिट फिक्स हो जाएगी आपकी। द बोरोवर में विड्रॉ एनी अमाउंट विद इन द सैंक्शन लिमिट। 5 लाख की लिमिट फिक्स हो गई तो आप 5 लाख तक कोई भी अमाउंट विड्रॉ करा सकते हो। 3 लाख, 3.5 लाख, 3,25,000, मर्जी आपकी है, ठीक है। लेकिन 6 लाख नहीं, क्योंकि 5 लाख की लिमिट है। द बोरोवर इज चार्ज इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज़ बिन एक्चुअली विड्रॉन। जितना अमाउंट पैसा आप निकालोगे ना बैंक से, सिर्फ उसी पे ही आपको लोन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये लॉजिक है बेटा। डिमांड डिपॉजिट रेफर्स टू दोज लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। मतलब ये वो पैसा है लोन का जिसको बैंक जब मर्जी वापस बुला सकता है, कहेगा वापस करो ये पैसा। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। द एंटायर सम ऑफ डिमांड लोन इज क्रेडिटेड टू बोरोअर अकाउंट। इसमें सारा पैसा, ठीक है, पैसे लोन लेने वाले के अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है और इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे लिया जाता है बेटा। उस पे पूरे अमाउंट पे नहीं, इस पे पूरे अमाउंट पे। शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन कोलेट्रल सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिए जाते हैं, मतलब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ बोरोवर। जब मर्जी वो उसको विड्रॉ कर सकता है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो एंटायर अमाउंट पे देना पड़ेगा। मतलब ये दोनों में कॉमन था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी बेटा। आप दोबारा से इसको एक बारी अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कहीं भी समझ ना आए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिएगा और देख लीजिएगा। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।